हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने परावर्तन से संबंधित अधिकांश टर्म्स जैसे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है और ये दर्पण से बनता है, क्योंकि तो दर्पण में जो चीजें हम लोग अभी दर्पण का बारे में पढ़ रहे हैं। तो दर्पण में क्या क्या टर्म्स होते हैं, शब्दावलियां क्या क्या होती हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म यूज होता है वो है, सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा भी होता है जो कि सारा का सारा डिसाइड करता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, वो है दर्पण का फोकस और उसकी फोकस दूरी, तो जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया है। आज हम इसीलिए क्योंकि हमने अधिकांश चीजें सीख लिया है, तो अब हम सक्षम है कि हम ये देखें दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आगे की क्लास में हम ये सीखेंगे कि दर्पण के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण, या हम कहें कि रे डायग्राम अर्थात किरण आरेख के द्वारा हम कैसे देखेंगे कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए किस दर्पण से कहां पर और कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हम ये सब चीजें आइए स्टूडेंट आज की क्लास में सीखेंगे। स्टूडेंट इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि आपको मुख्यतः परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये वाला दर्पण है, इसमें वस्तु यहाँ पे रखी गई है, इसके लिए तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये सब चीजें जैसे मुख्यतः जो पूछी जाती है चीजें वो ये बताना होता है। पहली बात की प्रतिबिंब के बारे में सारा कुछ पूछा जाता है, तो प्रतिबिंब के बारे में जो जो पूछा जाता है आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। इमेज के बारे में क्या क्या पूछते हैं। एक तो सबसे पहले पूछेंगे इमेज रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। पहला टर्म यही पूछा जाएगा कि अदर इट इज रियल और वर्चुअल, ये बताना रहेगा। और स्टूडेंट हम आगे की क्लास में देखेंगे भी, और आपको ध्यान रखना है कि रियल इमेज जब भी बनती है तो ये हमेशा बनती है इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा और हमेशा बनती है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, रियल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी या कभी कभी काल्पनिक भी लिखा रहता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा प्रतिबिंब और इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर हमने अगर हम अपोजिट प्रॉपर्टीज को एक साथ ले तो रियल के साथ वर्चुअल मतलब एक प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड बन रही है कि इरेक्ट बन रही है, सेकेंड प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। थर्ड की बात करें, ये मान लीजिए वन हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड की अगर बात करें तो ये पूछा जाता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। बड़ा का मतलब होता है हम उसको कहते हैं मैग्नीफाइड, और अगर छोटा बन रहा है तो उसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड। तो आपको जो है बताना होगा कि प्रतिबिंब के बारे में हर चीज पूछी जा रही है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है। बड़ा के केस में इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड, और छोटा बन रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। और स्टूडेंट एक और चीज लास्ट में पूछा जाता है आपसे, और वो ये है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसमें किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। आपको मुख्यतः बनाना होगा किरण आरेख, रे डायग्राम जिसको कहते हैं, रे डायग्राम, किरण आरेख। उसके बाद इसकी सहायता से बताना होगा कि प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें, जैसे कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, और चौथा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात वो कहां पर बन रहा है। तो स्टूडेंट इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है। इसका एक
आर्डर है उसी आर्डर में आप ध्यान रख लेंगे चीजों को तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आइए हम इसको करके सीखते हैं। सबसे पहले एक एक करके 1 बाय 1 की कौन सा दर्पण है तो वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आइए इसको हम इरेज कर देते हैं, चीजों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। स्टूडेंट इसमें जो है देखिए हम लोग जानते हैं कि दर्पण मुख्यतः हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं। हालांकि समतल दर्पण की चाहे तो आप चर्चा कर सकते हैं, वैसे समतल दर्पण से संबंधित प्रश्न जल्दी नहीं आते, आप चाहे तो चर्चा कर सकते हैं, तो इसीलिए आइए हम देख ले रहे हैं एक बार। उसके बाद फिर से हम आएंगे गोली दर्पण पे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उस पर आपको एग्जाम में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही थोड़ा सा जानकारी के लिए हम देख लेते हैं समतल दर्पण। तो स्टूडेंट समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सबसे पहले हम सीखेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। स्टूडेंट हम जान रहे हैं कि चीजों को हम जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं चित्र की सहायता से समझने जा रहे हैं। यहाँ पर चित्र के लिए चूंकि हर जगह प्रकाश किरणें का उपयोग हो रहा है तो हम उसको किरण आरेख का नाम देंगे, अर्थात सभी चीजों को जो हम समझेंगे जनरली हम उसमें किरण आरेख जरूर बनाएंगे तो हमें समझने में आसान पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए जो केस बन रहा है, हमें लेना है समतल दर्पण और हमें देखना है कि प्रतिबिंब उससे कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं चीजों को करते समय हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ध्यान रखेंगे किरण आरेख बनाते समय, वो है रेड उसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का पहला रूल कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा दर्पण से बाएं रहेगा ताकि आपतित किरणें जो है वो सदैव बाएं से दाएं चले। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे समतल दर्पण बनाया, सपोज इसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी और हमें देखना है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लीजिए ये है बिंदु ए, यहाँ पर है बिंदु बी और हमें जानना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण द्वारा कहाँ पर बनेगा। तो स्टूडेंट आइए हम लोग देखते हैं इसको समझ के। ये हमारा दर्पण है। चलिए स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है कि प्रतिबिंब होता क्या है। एक्चुअली किसी वस्तु से जब प्रकाश किरणें चलती हैं और वो दोबारा पर फिर कहीं भी परावर्तन अपवर्तन या किसी प्रकार कहीं पे दोबारा फिर से आपस में मिलती है तो उसी वस्तु का स्वरूप का निर्माण करती है, उसी वस्तु के जैसा ही, और उसी को हम प्रतिबिंब का नाम देते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए किरणों को आपस में मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होगी हम जानते हैं, अकेले तो कोई खुद से मिलेगा नहीं, मिलने के लिए कम से कम 2 की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे 2 किरणों हमेशा निर्माण के लिए मिनिमम 2 की जरूरत होती है और चूंकि 2 में हमारा काम चल जाएगा इसीलिए हम 2 से कम चला लेंगे, ज्यादा भी नहीं लेंगे। तो 2 किरणें हमेशा लेंगे किसी एक बिंदु से और हम देखेंगे वो बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब निर्माण में जैसे कोई बड़ी सी वस्तु है तो हर एक वस्तु के हर एक बिंदु का अपना प्रतिबिंब होता है। तो चूंकि एक वस्तु बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है वैसे ही बहुत सारे प्रतिबिंब के बिंदु मिलते हैं और वो सब मिलकर पूरा का पूरा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो जैसे अगर कोई लंबी सी वस्तु है इसका प्रतिबिंब निर्माण करना बहुत आसान इसलिए होता है, अगर सीधी सी है तो एक बिंदु का प्रतिबिंब किनारे किनारे के जो बिंदु है उनका यदि हम प्रतिबिंब बना ले तो बीच वाले जो बिंदु है उनका प्रतिबिंब भी बीच में आएगा। इसका अर्थ है हम डायरेक्ट उसको ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई बड़ी सी वस्तु है समतल दर्पण के केस में तो हम सिंपली जो है इसके एंड पॉइंट्स का जो किनारे वाले बिंदु है उनका प्रतिबिंब बनाकर हम पूरा प्रतिबिंब समझ सकते हैं कहाँ बनेगा। मान लीजिए बिंदु ए का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें बिंदु ए से 2 प्रकाश किरणें ले चलनी पड़ेगी। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिक जो है थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट कि यदि आपतित किरण अभिलंब की दिशा में हो अर्थात आपतन कोण 0 हो तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि C से होकर प्रकाश किरण जाती है तो उसी रास्ते पर लौट आती है। क्यों? क्योंकि वो अभिलंब की दिशा में होती है।
ऐसे ही हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी किरण मिले जो अभिलंब की दिशा में हो। उससे क्या फायदा मिलेगा कि हमें वो एक ही किरण बनाना पड़ेगा तो आसान पड़ेगा, तो वो किरण हमेशा चुनते हैं। मान लीजिए जैसे बिंदु ए है, यहाँ से 2 किरणें लेना है, तो एक तो हम ले सकते हैं अभिलंब की दिशा में, तो चलिए ले लेते हैं। तो अभिलंब की दिशा में जो किरण जा रही है ये क्या होगा, दर्पण के पास जाएगी, यहाँ पर इस बिंदु पे यहाँ से टकरा कर फिर वापस लौट जाएगी, अर्थात इसी दिशा में लौट जाएगी। ये पीछे हमने ऐसे बना दिया है, अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हम जानते हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए एक और हमें बिंदु चाहिए, एक और प्रकाश किरण चाहिए। तो चाहे यहाँ से एक और प्रकाश किरण लेना है, चाहे नीचे या ऊपर हम कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर की दिशा में एक प्रकाश किरण लिए। तो ये किरण देखिए, ये जब दर्पण पे आपतित हो रही है तो एक किधर जाएगी, परावर्तन के पश्चात। स्टूडेंट हम जानते हैं परावर्तन सदैव परावर्तन के नियम के हिसाब से होता है। परावर्तन का नियम क्या है, मुख्यतः आप जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसी नियम का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें आपतन बिंदु पर अभिलंब डालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप अभिलंब डालेंगे तो ये जो है एक साइड आपतन कोण हुआ, तो परावर्तित किरण दूसरी दिशा में जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 परावर्तित किरण है, ये सीधे जा रही है और ये ऊपर जा रही है। तो ये दोनों आगे जाकर तो डाइवर्ज हो रही है, तो आगे तो ये कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो अगर मिलने की इनकी संभावना होगी तो किधर होगी, चूंकि आगे बढ़ने की दूरी बढ़ रही है तो पीछे बढ़ने की दूरी घटेगी, अर्थात इनको अगर हम पीछे की दिशा में बढ़ाएं तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। एक जो है बिंदु हमें ऐसा मिलेगा जहां पर ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहीं से आ रही है, अर्थात मिलती हुई वहीं पर प्रतीत होगी। ऐसे ही आगे चलते हैं, बिंदु बी का प्रतिबिंब बनाते हैं। स्टूडेंट बिंदु बी के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ से एक प्रकाश किरण मान लीजिए हमने सीधा लिया, तो ये जाकर क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी उसी लाइन, उसी पास पर, उसी रास्ते पर, विपरीत दिशा में लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि अभिलंब से आपतन कोण 0 हो गया तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, अर्थात उसी दिशा में लौट जाएगी। और एक और किरण हमें चूंकि चाहिए, तो चलिए हम एक किरण चाहे ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, चलिए ऊपर की दिशा में ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये किरण इस तरह से आपतित होगी तो फिर से क्या करेंगे, हम परावर्तन के नियम का यूज करेंगे और यहाँ पे हम खींचेंगे अभिलंब। और अभिलंब खींचने के बाद हम जानते हैं परावर्तन के नियम यूज करना हमें, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो वो जितना कोण इस दिशा में नीचे बन रहा है उतना ही कोण ऊपर बनेगा, उतना ही कोण बनते हुए प्रकाश किरण लौट जाएगी। अब फिर से देखिए क्या हो रहा है, बिंदु बी से 2 प्रकाश किरणें चली, सतह पर टकराकर एक ऐसे सीधे लौट गई और ये ऊपर जा रही है। तो क्या ये दोनों आपस में मिलेंगी? नहीं, इनके बीच की दूरी आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर इनके मिलने की संभावना बनती है तो किधर, उनको पीछे बढ़ाने पे। तो इन परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक बिंदु है जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ए का प्रतिबिंब को हमने ए डैश से निरूपित किया है, तो बी को प्रतिबिंब को बी डैश से मान लीजिए निरूपित कर रहे हैं। अब स्टूडेंट समझिए, चूंकि ए से जो प्रतिबिंब बना है, ए का ए डैश है, बी का प्रतिबिंब बी डैश है, तो ए से बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं उनका प्रतिबिंब ए डैश से बी डैश के बीच में बनेगा, अर्थात पूरी AB जो लाइन है, AB जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, A डैश से B डैश, अर्थात A डैश को हम B डैश से अगर मिला दें तो यही क्या होगा, वस्तु AB का प्रतिबिंब। देखिए स्टूडेंट कितना आसानी से हमने बना लिया। तो इसी तरह से हमेशा आगे चलकर हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। इसमें स्टूडेंट ध्यान से अगर आप देखिए तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जैसे जो चीजें हमने चर्चा किया था कि आपको प्रतिबिंब में बताना पड़ेगा ये 4 चीजें। तो क्या क्या हमने देखा था, पहला हमने देखा था कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक या आभासी। स्टूडेंट देखिए जरा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या वहां पर वास्तव में प्रकाश किरणें पहुंच रही है? नहीं, हम देख रहे हैं प्रकाश किरणें यहाँ दर्पण पर पड़ी और लौट गई,
प्रतिबिंब जहां बन रहा है वहां प्रकाश किरणें जा ही नहीं रही है, तो क्या वास्तव में मिल रही है यहाँ पर? नहीं, तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, अर्थात प्रतिबिंब होगा आभासी। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्चुअल। और देखिए स्टूडेंट, एक बात ध्यान से यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमने जैसा कि चर्चा भी किया था कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। और यहाँ देखिए ए बी में ए जो है ऊपर था, बी नीचे था, वैसे ही यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, इसमें ए डैश ऊपर है, बी डैश नीचे है। अर्थात ए को मान लीजिए सर मान ले रहे हैं, बी पैर है, तो ये सर ऊपर है, तो यहाँ भी सर ऊपर की तरफ है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा ही होता है, तो ये हम कहेंगे सीधा, इरेक्ट इमेज। तीसरा पॉइंट क्या हमने चर्चा किया था? हमने देखा था कि पूछा जाता है प्रतिबिंब जो है, एक तो वस्तु के से साइज देखा जाता है और दूसरा इसकी स्थिति। तो चलिए पहले साइज देख लेते हैं। स्टूडेंट, जब आप ज्योमेट्री से कंपेयर करेंगे आप पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अर्थात इसकी जो दूरी है, जितना दूर ए बी सामने है उतना ही दूर पीछे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो जो दूरी होगी प्रतिबिंब की वो वस्तु की दूरी के बराबर होगी, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जनरली जो साइज होता है इमेज का वो डिपेंड करता है दूरियों पे दर्पण से। अगर दूरियां समान है तो साइज भी उसके समान होंगे। तो यहाँ पर अगर हम आकार की बात करें तो आकार क्या होगा? समान आकार, इक्वल साइज। और फोर्थ की बात करें पोजीशन, तो आप देख रहे हैं पोजीशन, जितना वस्तु दूर है दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर है पीछे, है दर्पण के से वस्तु की समान दूरी पर पीछे, दर्पण से वस्तु की समान दूरी पर पीछे, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। बहुत आसान है, तो ये चीजें समझना बहुत ही आसान है स्टूडेंट। देखिए कोई कहता है, एक और टर्म कभी पूछते हैं कि ये इमेज जो है सीधा तो बन रहा है, लेकिन जैसे दर्पण में आप देखे होंगे, सुबह सुबह आप जब भी दर्पण देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो दायां हिस्सा है उसमें लेफ्ट, उस वाले व्यक्ति का लेफ्ट वाला हिस्सा महसूस होता है, दाहिना बायां वाला उसमें दाहिना दिखता है, दायां वाला उसका बायां दिखता है। ऐसा होने का कारण जो है हमारी आंखें जो है स्टूडेंट क्षैतिज दिशा में, अगर हमें वर्टिकल रहती है हमारी आंखें तो हमें वर्टिकली इन्वर्टेड दिखता है, हमारी आंखें क्षैतिज है तो हमें लेटरली इन्वर्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो बनता है जिस वस्तु है उसी के जस्ट सामने बनता है, तो इस वजह से हमारा बायां हिस्सा जो है उसके हिस्सा वो वाला वस्तु जो हमारी तरफ देख रहा है तो उसके सामने दायां पड़ेगा, इसीलिए हमें वो लगता है कि वस्तु जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड है, अर्थात उसका बायां हिस्सा दायां दिखेगा हमें और दायां हिस्सा बायां। इसका कारण ये है, लेंस में दर्पण का कुछ कारण नहीं है, यहाँ पर हमारी आंखें इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी आंखें क्षैतिज व्यवस्थित है, एक बाएं है एक दाएं, हमारी आंख ऊपर नीचे व्यवस्थित होती तो हमको चीजें अलग दिखाई देती, हमको ये वर्टिकल इन्वर्टेड दिखता। ओके, तो इसमें आप दर्पण की कोई खूबी ना निकालिएगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब होता है वो वैसे तो सीधा होता है, लेकिन लेटरली अगर देखें तो इन्वर्टेड आपको लगेगा, बायां हिस्सा दाहिनी तरफ दिखेगा उसमें और दाहिना हिस्सा बाएं तरफ दिखता है। ओके, ठीक है, चलिए अच्छा आगे हम चलते हैं। समतल दर्पण में मुख्यतः इतना ही। समतल दर्पण से संबंधित एक और प्रश्न स्टूडेंट कभी कभी पूछा जाता है, आइए जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। वो ये है कि समतल दर्पण की, कोई पूछ सकता है, देखिए तो परेशान नहीं होना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? स्टूडेंट बहुत ही आसान चीज है, हम जानते हैं फोकस दूरी की क्या परिभाषा होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये तो होता है गोलीय दर्पण में, यहाँ पर कोई मुख्य अक्ष है नहीं तो मुख्यतः हम यहाँ पर पास करेंगे समांतर किरणें।
समांतर आने वाली किरणें दर्पण पे जहां पर मिलेंगी वही होता है फोकस। तो ये देखिए, ये जो अगर प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं तो आपतन कोण समान होगा तो परावर्तन कोण भी समान होगा, अर्थात ये जब परावर्तित होंगी तो परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहेंगी। आई तब भी समांतर थी, लौटी तब भी समांतर है, तो ये कहां जाकर मिलेंगी? जहां मिलेंगी वही तो फोकस होगा। तो हालांकि ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं अनंत पे मिलेगी। अनंत तो वही तो होता है जो मिले ही ना, तो अनंत पे मिलेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत कोई जगह नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। अनंत सिंपली ये मिलेंगे ही नहीं तो हम कहते हैं कि अनंत पे मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण के केस में क्या पूछा जाए फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत। ओके, चलिए अच्छा आगे चल रहे हैं हम, अब गोलीय दर्पण पे चलते हैं। ये करते हैं इसको। अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आपने सीख लिया है तो अब आपको करना आसान लगेगा और चीजें आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसको कहेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर मुख्यतः हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं, एक है कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो हमें आगे के टॉपिक में यही देखना है इन दोनों से इन वस्तु की अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार निर्मित होता है। हालांकि स्टूडेंट देखिए, जो भी चीज हमें समझना है वो किरण आरेख की सहायता समझना है, तो हमें कह सकते हैं कुल मिलाके कि हमें गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनाना है वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए, फिर देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है। ओके, तो आइए हम एक एक करके चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा, फिर आएंगे उत्तल दर्पण पे। ओके, आइए चलते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, चूंकि स्पेस हमारे पास कम है स्टूडेंट तो थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, यूजिंग कॉन्केव मिरर। आइए सीखते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ट्रिक ये है, देखिए स्टूडेंट, हमारा उद्देश्य होता है चीजों को जानना का, मतलब इजी बनाना, आसान से आसान भाषा में बना के उसको समझना। तो यहाँ पे हमें ट्रिक्स वगैरह थोड़ा सा हेल्प करते हैं, आसान बनाते हैं चीजों को। देखिए चित्र तो बना ही लेंगे आप, नाप जोख के हमेशा तो आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना जब भी रहेगा आप जल्दी जल्दी में बनाएंगे, एकदम एग्जैक्टली नाप के बना ही नहीं सकते। अगर आप नाप के बनाएंगे भी तब भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकाश किरणें चल रही हैं, आप नहीं चल रहे हैं कि आप नाप लिए इतना कदम इतना कदम। प्रकाश किरणें चल रही हैं तो उनका रास्ता आप अंदाज से ही बना रहे हैं, तो एग्जैक्टली सिमिलर कैसे बनेगा। तो इसमें अगर आपको पहले से आइडिया रहे कि ये कहां से जाएगी, प्रकाश किरण कौन सा नियम पालन करती है तो पता ही है, तो कहां से जाएगी इसका आइडिया हमें रहता है लगभग, तो अंदाज से हम थोड़ा बढ़िया फिगर बना सकते हैं। तो इसमें ट्रिक हमारी हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट, अवतल दर्पण की बात करें अगर, तो इसमें देखिए वस्तु को आप कहां रख सकते हैं। हम जान रहे हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, पीछे अगर रखेंगे तो क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणों से परावर्तन वाले के बाद बनेगा, तो इसका तो परावर्तन होगा ही नहीं। अगर सामने रखेंगे तब ना प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा, तो हमें दर्पण को सामने ही रखना है। अगर सामने रखना है तो देखिए यहाँ पर कितनी स्थितियां संभव है। स्टूडेंट, अगर इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर होता है ध्रुव, एक बिंदु होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीचों बीच एक बिंदु होता है वो है फोकस।
तो वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं अगर देखें तो हम चाहें तो पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, हम चाहे तो फोकस पे रख सकते हैं, वस्तु C और F के बीच में हो सकती है, C पर हो सकती है, C से बाहर हो सकती है, या ऐसे ही लेते चले जाइए बहुत दूर हम उसके लिए यूज करते हैं अनंत, तो अनंत में भी रख सकते हैं। हालांकि अनंत पे कोई जा नहीं सकता, हम जानते ही हैं, फिर भी अनंत से यहाँ क्या अभिप्राय है अर्थात उसका क्या मीनिंग है इसको हम समझेंगे स्टूडेंट। ओके, हमें क्योंकि हम जान रहे हैं हमको सिर्फ प्रकाश किरणों से मतलब है, अनंत पे हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर वहां प्रकाश किरणें आ गई हैं तो प्रतिबिंब बनेगा, हमें सिर्फ प्रकाश किरणों से मतलब है। ठीक है, तो आइए देखिए कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक अनंत वाला केस लेंगे तो कुल 6 केस बनेंगे, जिसमें अलग अलग केस की वजह से अलग अलग प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी प्रकृति होगी। तो आइए हम इनको क्रमशः एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट, और अनंत वाला केस एकदम लास्ट में देखेंगे। शुरुआत हम करते हैं, थोड़ा सा पहले क्लिक चर्चा कर लें स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था कुछ देर पहले कि यदि कोई प्रकाश किरण C से होकर गुजर रही है अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दर्पण पे पड़ेगी, परावर्तन होगा, फिर से यहीं आके मिलेगी। तो ऐसा होने के कारण अगर कोई वस्तु C पर रखी है ना, अगर कोई वस्तु C पे रखी है तो इसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है उल्टा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब का साइज होता है वस्तु के तुलना में वो डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव पोजीशन पे, सापेक्ष स्थिति में। वस्तु और प्रतिबिंब को हम पहले चेक करेंगे कि कौन दर्पण से नजदीक है और कौन दर्पण से दूर है। जो नजदीक रहेगा वो छोटा बनेगा, जो दूर रहेगा वो बड़ा बनेगा। एक ट्रिक के रूप में आप ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एक टार्च हम जलाएं, यहाँ पर देखिए एक टार्च अगर हम जलाएं तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो देखिए इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, यहाँ कम एरिया होगा, जितना नजदीक होगा उतना कम एरिया, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा। ये सिंपली आपके मन में बैठने के लिए हम बना रहे हैं एग्जाम्पल लिए, ताकि आपको याद रहे कि जितना दूर उतना बड़ा, जितना नजदीक उतना छोटा। तो वस्तु और प्रतिबिंब को हम तुलना करेंगे, हम देखेंगे कि कौन नजदीक है। जो नजदीक होगा, अगर वस्तु नजदीक है तो वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब बड़ा, अगर वस्तु दूर होगी प्रतिबिंब नजदीक होगा, तो प्रतिबिंब नजदीक है तो छोटा होगा, वस्तु बड़ी होगी अर्थात वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होगा। यहाँ पर देखिए इस केस में वस्तु C पर है और प्रतिबिंब भी C पर बन रहा है, तो दोनों की स्थितियां क्या है, समान, दोनों की दूरी है समान, तो इसका साइज भी होगा समान, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा आप चाहे तो बिना पूर्ण रूप से इसका किरण आरेख बनाए उसके बारे में बता सकते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, अर्थात वास्तविक किरणों द्वारा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और हमें ये भी दिख रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है, तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा बन रहा है, उल्टा, रियल एंड इनवर्टेड। अगर हम साइज की बात करें तो सेम स्थिति पे है, समान दूरी पे है, तो समान आकार का बनेगा, सेम साइज। ओके, रियल एंड इनवर्टेड। साइज की बात करें तो सेम साइज, और एक चीज बची है वो है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन की बात करें तो हम देख रहे हैं वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। और हम देख रहे हैं कितने आसानी से उसके बारे में सारी चीजें आसानी से जान सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आप मन में ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस लेंगे। ये 3 बिंदुओं की स्पेशली हम पहले चर्चा करेंगे। यदि वस्तु C के अंदर गए, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वस्तु अगर C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर, वस्तु अगर
किधर खिसक गए हैं, सी से अंदर। तो याद रखिएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अर्थात वस्तु को सी से अंदर की तरफ ले जाएंगे तो आप देखेंगे प्रतिबिंब सी से बाहर जाएगा। अब देखिए क्या होगा, वस्तु अंदर है प्रतिबिंब बाहर, तो प्रतिबिंब दूर हो गया तो ये बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ओके, कितना आसान है। और यही अगर वस्तु जो है वस्तु बाहर आएगा तो प्रतिबिंब अंदर की तरफ बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच में। ओके, तो अब की प्रतिबिंब नजदीक है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा वस्तु से। बहुत आसान है, एक बार फिर समराइज कर ले रहे हैं। वस्तु C पर तो प्रतिबिंब C पर बनेगा, वस्तु C से अंदर अर्थात C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब C से बाहर होगा। वस्तु C से जाते 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 F पर पहुंचेगी तो प्रतिबिंब C से जाते जाते अनंत पे पहुंचेगा, अर्थात वस्तु जब F पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। और फिर से उल्टा केस लीजिए, वस्तु अगर बाहर गई C से बाहर तो प्रतिबिंब C के अंदर, वस्तु जाते जाते बाहर अनंत पे पहुंच गई तो प्रतिबिंब कहां पर पहुंचेगा, F पर। वस्तु जब अनंत में होगी तो प्रतिबिंब F पर अर्थात फोकस पर पहुंचेगा। तो हमने देखिए कितने केसेस ले लिए, C पर, C के बाहर, C के अंदर, F पर और अनंत। हमने वस्तु को सभी जगह करके देख लिया कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। एक केस बच रहा है खाली, जब वस्तु F और T के बीच में हो, तो उस केस में स्टूडेंट प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, और ये जो है इरेक्ट बनता है, चूंकि पीछे है तो वर्चुअल बनता है। तो इस सारे केस आप मन में याद रखिएगा। हम आइए एक एक करके इनको समझते हुए अब बनाएंगे चित्र, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ट्रिक अपने मन में थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लिया है तो हमें चीजों को बनाना आसान पड़ेगा, रे डायग्राम बनाना आसान पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको पहले बनाया है स्टूडेंट। चलिए आइए हम देखते हैं एक एक करके सारे केस जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु मान लीजिए रखी है कहां पर, जब वस्तु, हमने देखा बहुत सारे केस है तो एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। चलिए C से लेते हैं हम कि एक साइड से नहीं चलते हैं बल्कि जिस ऑर्डर में हमने समझा है उसी ऑर्डर में बनाते हैं। तो मान लीजिए पहला केस, जब वस्तु C पर रखी हो, तब हमें देखना है किरण आरेख कैसे बनाएंगे और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य है हमारा, हम पहले दर्पण बनाएंगे। ये है हमारा दर्पण, इसमें पहली चीज जो ड्रा करना होता है आपको उसके बाद वो है सबसे महत्वपूर्ण मुख्य अक्ष। ये हो गई मुख्य अक्ष, यहाँ पर है आपका ध्रुव और यहाँ पर हो गया C सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यहाँ पे हम जान रहे हैं कि वस्तु रखी है, ठीक है। यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ से मान लीजिए बिंदु A तक है CA, वस्तु है रखी है। स्टूडेंट यहाँ पर हम थोड़ा सा आपसे एक सलाह देंगे और वो आपके लिए काम का रहेगा बहुत, वो ये है स्टूडेंट कि अगर आप बारी बारी चित्र बनाएंगे ना तो आप देखेंगे एक एक किरण लेकर बनाएंगे तो गड़बड़ ये हो जाएगा कि आपका जो इमेज है या C से दाहिने बन जाएगा या C से बाएं बन जाएगा, हमेशा गड़बड़ होता है। तो इसमें हम कहेंगे थोड़ा सा जो है आप दिमाग लगाइए, और चूंकि हम जान रहे हैं पहले से हमें पता है अगर इधर उधर बन रहा है दाएं बाएं इसका मतलब हमसे बनाने में गड़बड़ी हुई है, ऐसा होता नहीं है। हमें पता है कि होता क्या है, प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनेगा, C पर ही बनेगा। तो इसके लिए हम C पे हम जान रहे हैं सेम साइज का प्रतिबिंब बनेगा तो सेम साइज का पहले आप उलट कर बना लीजिए। ये थोड़ा सा चीटिंग जैसा है काम, लेकिन इससे हमारा काम आसान हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए चलिए हम लोग प्रतिबिंब निर्माण वैसे तो उल्टा चल रहे हैं लेकिन हम जान रहे हैं प्रकाश किरणों की सहायता से होता है तो प्रकाश किरणें बनाते हैं। हम जानते हैं कौन कौन सी प्रकाश किरणें लेते हैं, एक लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, एक लेते हैं C से होकर, एक लेते हैं F से होकर, तो जरूरत के हिसाब से हम ले सकते हैं। आइए देखते हैं।
अगर हम ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए से होकर, तो हम जान रहे हैं कि कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो पहले फोकस मत बनाइए, पहला काम करिए आप इसको जो है मिला लीजिए, जहां से जाना है इसको तो आप जान गए हैं, इसको जाना है, पास होना है यहाँ से, इसके सर के पास से, तो यहाँ से बना लीजिए, और जहां से गया वही बना दीजिए फोकस। ओके, तो ये परावर्तित किरण फोकस से होके गई। और दूसरी किरण आप कौन सी ले सकते हैं, सी से होकर। देखिए यहाँ पर एक और अजीब सा सजेशन हम दे रहे हैं, बस आपको समझ के लिए। देखिए अगर दूसरी प्रकाश किरण ए से चलेगी और सी से होकर जाएगी, तो वो वस्तु के थ्रू ही होकर जाएगी। तो हम जान रहे हैं अगर सी से होकर गई है तो सी से होकर लौटेगी, काटेगी कहां पर, यही पर परावर्तित किरण से यही मिलेगी। तो लेकिन दिखेगा नहीं, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसलिए इस केस में हम प्रकाश किरण सी से नहीं लेंगे। तो आइए इसमें हम दूसरी प्रकाश किरण ले लेते हैं फोकस से। हम जान रहे हैं अगर प्रकाश किरण फोकस से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये हो गई समांतर। और ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर आपस में मिलेंगी वहीं होगा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए ये किरण जो है ये ऐसे गई और दूसरी ये आकर फोकस से होकर ऐसे गई, तो दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल रही, यहाँ पर। और यहीं पर होगा बिंदु ए का प्रतिबिंब, यहाँ पर होगा ए डैश, और सी का प्रतिबिंब तो सी पर ही होगा, तो ए सी का प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश सी, अर्थात इनको हम मिला दिए तो यही बन गया प्रतिबिंब। आप देख पा रहे हैं ये चित्र थोड़ा साफ सुथरा बना है। अगर आप पहले प्रकाश किरणों को लेकर बनाएंगे ना, पहले प्रकाश किरणों को बनाएंगे फिर जहां कटेगा प्रतिबिंब बनाएंगे, तो हम आप देख लीजिएगा कि ये प्रतिबिंब हमेशा आपका दाहिने बन जाएगा या बाएं बन जाएगा सी से। तो ये ट्रिक यहाँ पर थोड़ा सा आपके काम आ सकता है। तो चूंकि स्टूडेंट टाइम बढ़ जाएगा अगर हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए वीडियो हम अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अगले वीडियो में हम सारे केसेस को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।